बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत अहम मौज़ूआत है जिन पे बात होगी। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत की जो तहरीक है उसको शुरू करने के लिए इंदिया दिया है। हमारे प्रोग्राम में शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि तहरीक चलाई जाएगी, धरना दिया जाएगा, एहतजाज किया जाएगा, डी चौक पहुँचा जाएगा और ये नहीं उठा जाएगा जब तक कि इमरान खान साहब जो है वो रिहा नहीं होंगे। इसी पे अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कुछ दिन पहले तकरीर की है। कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा दोनों क्या कहना चाह रहे हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। ये जो एहतजाज हुए हैं ये जलसे, ये तो लानतीजा रहे। एहतजाज जो हैं अब एक हतमी होनी चाहिए। डी चौक पे धरना होगा और जितने लाख पाकिस्तानी निकलेंगे उतनी जल्द जो है खान साहब की रिहाई मुमकिन। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। ये पैगाम दे रहा हूँ तमाम लोगों को, अपने घरों में हम बता के निकलेंगे कि अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। अब हमें समझ आ चुकी है कि शराफत से, इज्जत से, कानून के मुताबिक इस मुल्क पे हक नहीं मिलता। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम पुरअमन रहें, कानून के अंदर रहें, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है इतना मजबूर नहीं किया जाएगा, उससे पहले ही मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर ना हुआ तो फिर हमारे अंदर ये खून है, इसका जो कलर है वो लाल है, रेड। सुर्ख किस चीज का निशान है? इनकलाब का। तो मतलब है कि इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। इनकलाब का रंग खून का रंग है और वो हमारे अंदर मौजूद है। इनकलाब हम लाएंगे। क्या मुज़ाहमत वाकई होगी और ये आखिरी और हतमी फैसला कुन जंग होगी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सड़कों पे आके लड़ेगी, जिसका इशारा सलमान अकरम राजा साहब ने भी कुछ दिन पहले दिया था। ये जो मुज़ाहमत है इसके ऊपर मुक़्तदरा क्या मेज़ पर आ सकेगी? क्योंकि एक दफ़ा मरियम साहिबा ने भी कहा था पावर टॉक्स टू पावर। क्या वाकई मुज़ाहमत के ज़रिए से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मुक़्तदरा को मेज़ पर ले आएगी? और इसका एक और एंगल भी है कि क्या वाकई डील की जो मामलात हैं, जो ख़बरें हैं वो गलत हैं और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बातचीत नहीं कर रही। दूसरी जानिब डील की खबरों के ऊपर खुद हुकूमती अरकान जो है उनकी तरफ से भी ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने अपने शुकूक व शुबहात का इजहार किया और वो हमने आपको प्रोग्राम में दिखाया भी था। अब इसके ऊपर भी बात करेंगे कि हुकूमत क्या करेगी। ये जो मुज़ाहमती तहरीक चलेगी इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या लोग सड़कों पर आ सकेंगे? हुकूमत कैसे सामना करेगी? क्योंकि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी खबरें हैं, सरमायाकारी पाकिस्तान आ रही है। IMF के मामले के ऊपर भी कुछ खतरे की घंटी है, मिनी बजट की भी बात हो रही है। तो बहुत सारे मामलात हैं जो कि सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़े हैं। इसको किस तरह से डील किया जाएगा, इन सारे मामलात पे बात होगी। कमेटी 27वीं तरमीम के ऊपर भी प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं और जनाब नवाज शरीफ साहब के बहुत मोतमद ख़ास भी हैं। उनके अमरीका के दौरे के हवाले से बात होगी और प्रोग्राम के अगले हिस्से में डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान की मईशत पर हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले सिद्दीकी साहब आपके पास आना चाहती हूँ। सर, ये तो आपने सुना इस वक्त फैसला कुन और हतमी जंग का ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया है। अब ये हतमी जंग मुज़ाहमत की है और मुज़ाहमत का नतीजा ये भी हो सकता है कि ताकतवर हल्के जो हैं वो ताकतवर लोगों से बात करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो करने में कामयाब हो जाए। क्या सफ़ा पलट सकता है आपके ख्याल में? बहुत शुक्रिया आसमा, आपने बड़ी तफसील के साथ अपने इब्तदाई गुफ्तगू में मंजरनामा पेश कर दिया है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये कोई ताज़ा तरीन इस नौ की धमकी है। जो PTI की पूरी तारीख़ है वो इस तरह की धमकियों से इबारत है, इस तरह के जो कारनामे हैं उनसे इबारत है। ये उनका कहना जी कि हम आएँगे और धरना देंगे और अपने मकासद लेके उठेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2014 में जब वो अगस्त में आए थे और वो एक बहुत बड़ा करोड़ों का जम गफ़ीर लाना चाहते थे और आपको भी याद होगा लाहौर से निकलने में उन्हें 24 घंटे इसलिए लग गए थे कि लाहौर से चंद हज़ार लोग भी उनके साथ जमा नहीं हुए थे जो उनके साथ काफ़िले में शरीक होते। वो चलते चलते जब यहाँ पहुँचे हैं, आप भी इस्लामाबाद रहती हैं, मैं भी इस्लामाबाद का शहरी हूँ और मेरा तो उन दिनों ऑफ़िस भी वहीं था, वज़ीर आज़म ऑफ़िस के अंदर, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट के अंदर, तो मुझे हर रोज़ आना जाना होता था। हम देखते थे कि वहाँ तादाद और नफरी कितनी होती है। मेरा ख़्याल नहीं है कि उसे हम हज़ारों के अंदर भी नफरी को गिन सकें। एक दिन में दिलचस्प वाक़या आपको सुनाता हूँ कि मैं और वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब और साथ एक आध और वज़ीर भी थे, तो हम किसी जगह गए हुए थे और वापस जब आ रहे थे तो सरे शाम उनका हेलीकॉप्टर जो था वो ऊपर धरने के ऊपर से
गुजर रहे थे तो मियाँ साहब ने कहा यार ज़रा इधर से चक्कर काट लो और मुझे धरना दिखाओ। और जब वो धरना हमने देखा तो आप यकीन जानिए कि जो नफरी गिनी जा सकती थी वो 100 से भी कम लोग थे। और मियाँ साहब कहने लगे यार ए तरना है जिसने सानू इतने महीने तो सानू साड़ी सारी मशीनरी नू रोकया है और तबाह करके रख देता है। सो वो कभी इस काबिल नहीं थे कि लाखों में करोड़ों में लोगों को लेके निकले। अपने पीक के ज़माने भी नहीं थे जब वो 4 महीने यहाँ बैठे रहे तो भी कभी इतना बड़ा इज्तिमा नहीं ला सके। और उनकी नाकामी की वजह भी यही थी। उनके जो सरपरस्त थे उन्होंने ये कहा था कि तुम इतने लाख का मजमा लेके आओ फिर हम संभाल लेंगे। उनका झगड़ा ही ये रहा कि भाई तुम तो चंद हजार भी नहीं ला सके और तो उनके सरपरस्त कौन थे? के साथ क्या करें? उनके सरपरस्त कौन थे? जी आप जानती हैं उनके नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अब तो उनके नाम भी बड़े तवातर से लिए जाते रहे हैं। तो वो जो भी थे उस वक्त मुझे नाम याद भी नहीं रहते, लेकिन उनकी सरपरस्ती के बावजूद, आशीर्वाद के बावजूद और पूरी इमदाद के बावजूद उनको बुनियादी एतराज़ यही था कि खान साहब हमने ताहिरुल कादरी साहब को भी आपके साथ लगाया। उनकी खातीन, उनके मर्द, उनके दस्ते, उनके टीचर्स, उनके शागिर्द सब कुछ आ गए, कफन पोश दस्ते आ गए, हमला करने वाले आ गए, पलासों से तारें काटने वाले आ गए, कब्रें खुद गई, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए। और किसी वक्त भी अभी 2022 के अंदर 25 मई को खान साहब ने जब ये ऐलान किया, ये भी एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि यहाँ तय हो गया उनकी यानी PTI की कमेटी और गवर्नमेंट की कमेटी जो उस वक्त PDM की गवर्नमेंट थी कि जी हम इलेक्शन करा देते हैं, इसका हल यही है, इस कज़िये को हम ख़त्म कर देते हैं। तय हो गया, PTI बड़ी खुश हो गई, वो ये पैगाम लेके पेशावर पहुंच गए। खान साहब ने कहा कि मैं इस तरह नहीं मानता, मैं ख़ुद जा रहा हूं इस्लामाबाद और वहाँ से ये इलेक्शन का ऐलान लेके परवाना लेके उठूँगा, मैं इस तरह की मफाहमत और मसालत के तहत नहीं आ रहा। वो आए और उनका ख्याल ये था, सुप्रीम कोर्ट बीच में आई, उनको जगह दी गई, वो लंबी कहानी है। लेकिन उस वक्त भी कितने लोग थे उनके साथ। अभी जो गंडापुर साहब पे हम जलसे कर रहे हैं कभी लाहौर में। सेंटर साहब ये बात जो आपने कही कि उस वक्त पावरफुल हल्के उनके साथ थे, गालिबन आपका इशारा जनरल ज़हीरुल इस्लाम की तरफ है कि वो साथ थे कि लाखों लोग ले आए, हम संभाल लेंगे, ये शायद उनका मनफी पॉइंट बन गया था इमरान खान साहब का। अब वो सूरत हाल नहीं है, जो कल आपका मुस्बत पॉइंट था आज वो इमरान खान साहब का मुस्बत पॉइंट है, तो इसके ऊपर तो आपको घबराना पड़ेगा, घबराना चाहिए। मैं आसमा आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपके दिल के किसी दूर दराज के गोशे में भी ज़रा सी भी घबराहट है उसे बिल्कुल निकाल दें। अच्छा। क्योंकि हमारे दिलो दिमाग के किसी गोशे में किसी तरह की नर्वसनेस नहीं है, किसी तरह की घबराहट नहीं है। हमने देख लिया है 2024 के इलेक्शन के बाद भी और उससे पहले भी उन्होंने क्या क्या पैंतरे बदले, क्या क्या कोशिश की। 2000 जब जनरल आसिम मुनीर साहब की सिलेक्शन हो रही थी तो उससे एक दिन पहले वो यहाँ जम गफ़ीर लाने की कोशिश की उन्होंने कि ये मैं ना होने दूँ, लेकिन वो कितने लोग लेके आए और चुप करके, हालांकि उनकी टांग ज़ख्मी थी, बाद में वो कई महीनों तक उस टांग की वजह से मुतहर्रिक ना हुए, लेकिन उस दिन वो ज़ख्मी टांग के बावजूद यहाँ आए, नहीं आया। और अब मैं आपको बता दूं, फिर इमरान खान साहब को बाहर होना चाहिए, उनको रिहा करें, वो बाहर आए, फिर क्या मतलब घोड़ा भी देख ले, मैदान भी देख ले। जी सर, नहीं, घोड़े और मैदान का मसला नहीं है। फिर आप 87,000 जो कैदी हैं आपकी जेलों में, उन सब घोड़ों को बाहर निकालें और मैदान में ले आएँ। उन्होंने जराइम किए हैं, उन पर जराइम के केसेस हैं, तोशा खाना है, गड़ियाँ बेच रहे हैं, प्लाट ले रहे हैं, ज़मीनें ले रहे हैं, कादर यूनिवर्सिटी के नाम पे अरबों रुपए की ज़मीन ऐंठ लेते हैं रियायत दे के उसके एवज़। इसके अलावा भी उन पे 9 मई कहाँ लेके जाएंगे आप? आपकी तारीख में है कोई 9 मई? किसी जगह किसी लीडर ने बड़ी बड़ी सख्तियाँ आई, बड़ी बड़ी मैं समझता हूँ मुश्किलात भी आई, बड़े बड़े अलमिये भी हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए, बेनज़ीर भुट्टो ने या उसकी फैमिली ने ये काम तो नहीं किया। जिसने किया उनके बेटे ने, मुर्तज़ा ने करने की कोशिश की, उसको डिसऑन कर दिया। तो पॉलिटिकल एरिना के अंदर, पॉलिटिकल कल्चर के अंदर, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर ये चीजें नहीं होती हैं जो तो ये कर रहे आप कह रहे कोई घबराहट नहीं है, तो डील अभी जी सर, अभी जो बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई का मामला था उस पर ख्वाजा साहब का स्टेटमेंट आया, बहुत लगता है कि सासीमगी सी है, एक शुकूक व शुबहात हैं, कुछ ऐसा लगता है हुकूमत के हलकों में। तो क्या डील की कोई ये सारी खबरें जो है वो गलत हैं, वो मेरिट के ऊपर आई हैं? फिर तो आप माने कि उनके खिलाफ गलत मुकदमात बने थे और बनाए गए थे।
नहीं, मैं इसको बिल्कुल, चूँकि मेरे पास मालूमात नहीं होती हैं और जब नहीं होती हैं तो मैं कैटेगरिकली कोई बात कह नहीं सकता कि ये डील थी या 8-9 महीने एक केस चलता है और फिर इस तरह के केसेस में नॉर्मली ज़मानतें हो भी जाती हैं। ये जेन्युइनली एक ज़मानत हो गई है या कोई रियायत दी गई है, मैं इस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई डील हुई है तो डील उस वक्त होती है जब दो ताकतें तकरीबन यकसा ताकत के तराजू में बैठी हुई हों और वो एक दूसरे से डील कर लेते। जब खान साहब जेल के अंदर पड़े हुए हैं और उनकी तमाम तर कोशिशें जो पिछले साल भर से वो कर रहे हैं एहतजाज उठाने की, वो नाकाम हो गई हैं, तो कोई उनसे क्यों डील करेगा? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपने अपने तौर पर कोई इस तरह की रियायत लिख के दे दी होगी कि हमें माफ़ी दे दें, हमारी खातून को बाहर जाने दें, वो ये नहीं करेंगी, वो ये नहीं करेंगी, वो ये इसको अगर आप डील कहते हैं तो मैं इस पर शायद यकीन कर लूँ। लेकिन ये डील के कोई रियायत उनको दी गई, या क्यों रियायत दी जाएगी उनको? उनके पास क्या ताकत है जिसकी वजह से वो रियायत क्लेम कर सकते हैं? इम्कान यानी उनसे किसी को क्या खतरा है? जी, इस बात का इम्कान मौजूद है कि कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है अली अमीन गंडापुर साहब की, बुशरा साहिबा की, इमरान खान साहब की विद इस्टेब्लिशमेंट और किसी और के साथ, इस बात का इम्कान मौजूद है कि वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी, इसका इम्कान मौजूद है, इसका जी आसमा, इसका इम्कान यकीनन मौजूद है। और वो आने वाले चंद दिनों में देखते हैं कि बुशरा साहिबा का तर्ज अमल क्या होता है, वो किस तरह का लबो लहजा इख्तियार करती हैं, खान साहब के हवाले से वो किस तरह की तहरीक उठाती हैं। तो उनके रवैयों से आपको जल्द अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। ये बहुत दूर की बात नहीं है। तो अभी सिद्दीकी साहब, ज़ाहिर है कि एक तरह से ख़तरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी मौजूद है और उसी ख़तरे के पेश नज़र, यानी आपके हलकों में ये बात होती रही है, उसी के पेश नज़र मंसूर अली शाह साहब भी नहीं आए। तो आप समझते हैं कि ये तो चले, इमरान खान साहब तो जेल में बंद हैं, कोई डील नहीं हो रही, इस्टेब्लिशमेंट और आप एक सफ़े पे हैं, अदलिया आपके सफ़े पे नहीं है, वहाँ से लगता है कि कोई ख़तरा अब आपको, वहाँ से ख़तरा मौजूद है या नहीं है अब कोई ख़तरा अदलिया की जानिब से तरमीम के बाद? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि अदलिया को सिर्फ एक सोफ़े पे होना चाहिए और वो है आईने पाकिस्तान का सोफ़ा। उस सोफ़े से हट के उन्हें ना किसी सियासत में आना चाहिए, ना किसी पार्टी से होना चाहिए, ना आइन की इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए किसी को रियायत देने के लिए, किसी को हुकूमत ख़त्म करने के लिए। अदालतों का वक़ार, कल जो हमारे बहुत ही मोहतरम जज हैं और मैं बड़ा एहतराम करता हूँ उनका, अतर मिनल्लाह साहब ने, मैं उनका एक नोट पढ़ रहा था जो तायदी नोट है काजी फायज़ ईसा के किसी फ़ैसले पे, उन्होंने यही कहा है कि अदालतों का जो एतमाद है ये अवाम के दिलों के अंदर मौजूद रहना चाहिए। जब ये एतमाद उठ जाता है तो फिर ख़राबी पैदा होती है। और एतमाद कब उठता है? एतमाद जब उठता है कि जब आपने ये कसम खाई है, यानी हर जज ने ये कसम खाई है कि मैं हर फैसला जो 4 अल्फाज आइन देता है, बिला खौफ दूंगा, बिला रियायत दूंगा, किसी की फेवर नहीं करूंगा, किसी से डरूंगा नहीं, इन चीज़ों की आप ज़मानत दे के आते हैं, हल्फ उठा के आते हैं। लेकिन जब आपके किसी फैसले से ये नज़र आने लगे कि आपने कोई रियायत भी की है, आपने किसी के डर से ये फ़ैसला दिया है, और आपके यहाँ कोई रग़बत भी है और आपके यहाँ कोई अनाद भी है, कोई फ़ैसला जब आप अनाद की बुनियाद पे दे देते हैं और कहते हैं जी कि इसने तनख्वाह नहीं ली बेटे से, इसको घर भेज दो, प्योरली अनाद, एक एक लफ्ज़ से अनाद टपक रहा है। आप वहाँ बैठ के कहते हैं सिसिलियन माफिया है, गॉड फादर है, फ़लाँ है। कल एक जज साहब ने, अगेन बड़े मोहतरम जज हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने रिमार्क्स दिए एक लोअर अदालत के जज, उन्होंने कहा कि शायद ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह का तर्ज़ अमल होगा तो जिस तरह कहते हैं ना कि हर शख्स की इज़्ज़त और वक़ार और एहतराम उसके अपने हाथ में होता है, हर इदारे की इज़्ज़त, हर इदारे का वक़ार, हर इदारे का एहतराम भी उसके अपने हाथ में होता है। तौहीन अदालत कभी बाहर से नहीं होती। मैं हज़ार बातें कह लूँ, हज़ार बुरा भला कह लूँ, अगर अदलिया अपने एहतराम वक़ार के साथ अपने हल्फ पे खड़ी है, अपने आइन पे खड़ी है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सही, तो अभी आपको खतरा ये मौजूद है, आपको लगता है, क्योंकि आईनी आपने तरमीम भी कर ली? देखिए, ये कोई तरमीम ऐसी चीज़ नहीं हुई है कि हम कोई बहुत बड़ा इनकलाब आसमां लेके आ गए हैं। ये तरमीम वही है जो आइन की ओरिजिनल स्कीम थी, उसी के मुताबिक हम गए हैं, बल्कि उससे भी आगे चले गए हैं। वहाँ तो एक इख्तियार था वज़ीर आज़म का या सदर का या उससे पहले गवर्नर जनरल का जी के आप लगा सकते हैं जज, हम उस तक नहीं। हमने 18वीं तरमीम के अंदर एक सिस्टम वज़ा किया था
वो बुरा लगा इफ्तिखार चौधरी साहब को, उन्होंने तरमीम को लगा लिया। हालांकि 239(5) आइन का आर्टिकल कहता है कोई तरमीम किसी तरह के भी हो, कोई भी अदालत उसका नोटिस नहीं ले सकती, लेकिन ले लिया उन्होंने कहा जी इसको ठीक करो सिस्टम को, वरना मैं इसको उड़ा दूंगा, जिसकी वजह से मैं 19वीं तरमीम करना पड़ी। अब मामला ये है कि हमें किसी से कोई ख़तरा नहीं है। हम समझते हैं कि सिस्टम को स्ट्रीमलाइन हमने करने की कोशिश की है। काजी फ़ायज़ ईसा के बाद मंसूर शाह साहब जो हैं बड़े मुअज़्ज़ज़ जज हैं, मोहतरम जज हैं, उनके क्रेडिट पे बड़े अच्छे फ़ैसले हैं, और इसी तरह दीगर जज भी हैं, और सब के सब जज बैठे हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं हुआ है, अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं, अपना अपना काम करेंगे, अपना अपना किरदार अदा करेंगे। और ये भी बताइएगा कि 27वीं तरमीम भी ऑन कार्ड्स है, पार्लियामेंट के अंदर पेश हो सकती है, और ख़ास करके उसमें मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है जो कि 26 में से निकाला गया, वो भी एजेंडे का हिस्सा बन सकता है, तरमीम का हिस्सा। आसमा फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, ज़ेर गौर भी नहीं है, ज़ेर बहस भी नहीं है, लेकिन जहाँ तक 27वीं तरमीम है वो बिल्कुल हो सकती है, किसी वक्त भी हो सकती है, आज हो, साल बाद हो, 2 साल बाद हो, इसलिए कि 26वीं उस वक्त हुई जब 25 हो चुकी थी। अब जब 26वीं हो चुकी है तो आइंदा जब भी कभी होगी वो 27वीं होगी। लेकिन आपका सवाल अगर ये है कि इन दिनों में ऐसी कोई चीज़ हो रही है, तो ऐसी नहीं हो रही। जब भी कभी होगी, यानी मुस्तकबिल करीब में भी हो सकती है, मौलाना के साथ हो सकती है, मौलाना के बगैर हो सकती है। वो कह रहे हैं कि 11 लोग आपने जो है वो उठा लिए थे और वो उनको आपने खरीद लिया था। आपका तो पुराना ताल्लुक है मौलाना से मेरा तो बुरादराना नहीं है, मेरा तो बड़ा मुअद्दबाना और बड़ा एहतराम का रिश्ता है, अकीदतमंदाना मेरा उनसे रिश्ता है। मौलाना हमारे बारे में या उन चीज़ों के बारे में जिन पे वो गुफ्तगू करना चाहते हैं, वो जो भी करते रहें, हमें अच्छे लगते हैं, मौलाना भले लगते हैं, और वो जो भी कहें वो हमें बुरा नहीं लगता। हमारे उनके होंठों से निकली हुई कोई बात हमारे दिलों के अंदर तलखी पैदा नहीं करती, चाहे वो तलखी क्यों ना हो। अच्छा, ये भी फरमा दें इससे पहले कि मैं मियाँ साहब के अमेरिका के ट्रिप के बारे में पूछूं कि अब तहरीक-ए-इंसाफ जब आएगी और वो धरना देने का कह रही है, मुज़ाहमत करने की बात कर रही है, तो फिर क्या उनको उसी तरह से रोका जाएगा डी चौक पे, या उनको आने दिया जाएगा? कहाँ रोका गया था? हमने डी चौक में तो कोई नहीं रोका। उन्होंने कमिटमेंट दी थी, लिख के दिया था चौधरी निसार अली खान को कि हम नहीं आएंगे, हमें फलां जगह दे दें, दे दी गई हो। लेकिन अब की बात तो अब जो जितनी बार उन्होंने किया सर, अभी तो उनको रोका गया, अभी जब वो आना चाह रहे थे। अभी तो इसलिए रोका गया है कि अभी न तो कोई इजाज़त लेते हैं, वो चढ़ दौड़ते हैं ना हमलावरों की। उस वक्त तो उन्होंने इजाज़त ली थी, बाकायदा एक मुआहदा हमसे तय किया था कि हम कहाँ रुकेंगे, कहाँ बैठेंगे, वो सब कुछ हमने कह दिया था। अब अगर वो भी नहीं करते, कानून बन चुका है अभी 2 महीने पहले कि अगर आप बग़ैर इजाज़त के इज्तिमा करते हैं, इकट्ठे होते हैं, वायलेट करते हैं स्टेट के कानून को, तो उसकी सज़ा मुकर्रर है, वो सज़ा मिलेगी। अब ये तो नहीं हो सकता कि कानून बन जाए और वो कानून किसी ख़ास शख्स की वजह से हम उठा के किसी कोठड़ी में डाल दें, किसी गोदाम में डाल दें कि जी इस पे तो इतलाक़ नहीं करेंगे, आइंदा कभी देखी जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है। मुल्क आपका अब माशाअल्लाह संभल रहा है, तो संभलते हुए मुल्क की गर्दन के ऊपर किसी को सवार होने की इजाज़त हम नहीं दे सकते। और एक ये भी उम्मीद है तहरीक-ए-इंसाफ में, ट्रंप साहब सदर बन जाएंगे और इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों के अंदर ये बात है, तो ये भी मुमकिन हो सकता है। फिर उनके अपने भी केसेस है, कहा जा रहा है कि नवंबर में उनकी रिहाई हो सकती है, तो इस पे आप क्या कहेंगे, इम्कानात हैं इसके? वो तरह तरह की इस तरह की उम्मीदें हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि मुनहसर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, नाउमीदी उसकी देखा चाहिए। इनकी नाउमीदी का आलम यह है, कभी कहते हैं फ़ायज़ ईसा जाएगा, अगले दिन हमारी हुकूमत आ जाएगी, खान साहब के लिए दरवाज़े फाटक खुल जाएंगे, मंसूर अली शाह आएंगे, ये कर देंगे। हर एक शख्स को इन्होंने रुसवा करने की कोशिश की, नाम लगाने की कोशिश की। इससे पहले इनकी सारी तवक्कुआत का मरकज़ जो था वो जनरल साहब थे जो आजकल कोर्ट मार्शल भुगत रहे हैं। तो ये किसी न किसी फ़र्द के ऊपर अपनी तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते हैं। अब ये नाउमीदी की इंतहा है कि इनकी तवक्कुआत डोनाल्ड ट्रंप से जाके जुड़ गई हैं, और ये यहाँ आलम यह है कि उन लोगों को खुश रखने के लिए यहाँ फ़लस्तीन APC होती है, उसके अंदर नहीं जाते कि कहीं हमारे नंबर कम ना हो जाएं डोनाल्ड ट्रंप के सामने या यहूदी लाबी के सामने। तो क्या बात करूँ मैं इनके लिए, इनके बारे में तो गुफ्तगू करते हुए भी अल्फाज मेरा साथ छोड़ देते हैं।
तो सेक्रेटरी साहब, अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अमेरिका गए, खान साहब ने कहा है कि वो गए हैं वहाँ पे तो फ़लस्तीन के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। एक तो उनका कमेंट है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ उनका वो किस नौइयत की उनकी मीटिंग्स हैं वहाँ पे, ज़ाती नौइयत की हैं या उनकी मुलाकातें होंगी, इस बारे में क्या इत्तलात है? क्योंकि बहुत सारी चहमेगोइयाँ हो रही हैं। नहीं, कोई चे में गोइयाँ नहीं है, इसमें से कोई मानी कशीद करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो इंशाल्लाह मेरी जो इत्तलात हैं वो मैक्सिमम 2 से 3 हफ्ते उनको लगने हैं सारे। कुछ उनकी मुलाकातें थी निजी नौइयत की, कुछ उनके चेकअप्स के मामलात थे, कुछ वो जाना चाहते हैं, अरसा कुछ दिन रहना चाहते हैं दुबई में आके। इस नौइयत की उनकी मसरूफियात हैं, उनके अंदर से ज़्यादा मीनिंग्स निकालने की या कोई कंस्पायरेसी थ्योरी निकालने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ान साहब को अगर इतनी ही दिलचस्पी है वहाँ बैठ के अडयाला के अंदर, तो वो अपने बंदों को कह देते कि यार छोड़ दो इख्तलाफात, 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए चले जाओ फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस के अंदर। आपको अभी कुछ दिन पहले सेनेट में हमने एक करारदाद पेश की बनाई जिसमें फ़लस्तीनी लीडरों के कत्लेआम के बारे में मज़म्मत की इसराइल की। उस पे पीटीआई के जो अरकान बैठे हुए थे उन्होंने कहा जी हम नहीं करते साइन, और वो सारे हाउस ने पास की सिवाय पीटीआई के। आज उन्हें फ़लस्तीन का दर्द वहाँ उठ रहा है कि नवाज शरीफ वहाँ जाके आवाज़ उठाएगा। छोड़ दें ये दोगलापन, इस तरह की गुफ्तगूएं, इस तरह की बातें। क्या मियां साहब वहाँ पे सिर्फ निजी उनकी मसरूफियात है, कोई मीटिंग्स नहीं है, कोई लॉबिंग फर्म्स के साथ मुलाकात नहीं है? जी मेरे इल्म में कम से कम नहीं है कि कोई सरकारी सतह की उनकी मसरूफियात हैं। मेरे इल्म में यही है कि उनकी मसरूफियात का दायरा निजी नौइयत का है। और पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से भी मियां साहब कोई किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि मरियम साहिबा स्मॉग डिप्लोमेसी की बात कर रही हैं आजकल, तो इस मामले पे आगे जाके कोई मियां साहब अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, ये इशू जो है ये बहरहाल वफाकी हुकूमत का मैदान है, ख़ारजा पॉलिसी को तय करना, उसकी नज़ाकतें तय करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त हमारा हुकूमती इत्तेहाद है उसके अंदर कोई ज़्यादा इख्तलाफात नहीं है कि हमें तमाम हमसाया ममालिक के साथ बशमूल भारत के मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ऑफ कोर्स हमारे दरमियान एक बड़ा झगड़ा, जो बुनियादी झगड़ा है और बुनियादी मसला है हमारे ताल्लुकात की ख़राबी का, कश्मीर का और वहाँ पे होने वाले मज़ालम का, वो हमारे लिए एक रास्ते की रुकावट है। लेकिन इसके बावजूद अभी शंघाई कॉन्फ्रेंस पे भारतीय वज़ीर ख़ारजा आए, उनका खैर मकदम किया गया। अभी आज की ख़बरें थी कि हम क्रिकेट खेलने के लिए उनके साथ मामलात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम तो नहीं चाहते हैं कि दुश्मनी या कशीदगी के ताल्लुकात किसी भी हमसाया मुल्क के साथ रहें। ठीक, लास्ट क्वेश्चन सर, क्या इमरान खान साहब नवंबर में रिहाई के इम्कानात आपको भी नज़र आ रहे हैं अदालत की जानिब से? देखिए, इम्कानात की बात करना मेरा ख़्याल है अदलिया के जो एक इख्तियार है या उसका जो इंसाफ का, कानून का एक तरीक़ाकार होना चाहिए, उसके ऊपर शायद कमेंट्स करने के बराबर होगा। ठीक, उन पे कड़े मुकदमात हैं और सबसे कड़ा मुकदमा जो 9 मई के हवाले से है, वो उसकी नौइयत क्या होगी, वो जनरल फैज़ हमीद जो हैं उनके कोर्ट मार्शल के बाद उसकी शक्ल निकलेगी उस मुकदमे की कि उनका क्या हाथ था, खान साहब का, उनकी जमात का कितना हाथ था। तो उस मुकदमे को, जो कि अभी उसका आगाज़ भी नहीं हो सका, बाकी मुकदमात भी कोई हवाई मुकदमात नहीं है खान साहब की, अपना मियाँ साहब की तरह कि जी तुमने तनख्वाह नहीं ली और गीलानी की तरह। इसका मतलब है कि उनका भी मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, वो भी मिलिट्री, उनका भी ये कोर्ट मार्शल जो हो रहा है इसके तनाजुर में उनका मिलिट्री ट्रायल भी इमरान खान साहब का हो सकता है। आसमा, हमने कोई इस तरह का कानून नहीं बनाया जो स्पेसिफ़िकली खान साहब के लिए हो। कोई आईनी तरमीम अगर हुआ भी चाहती थी तो वो नहीं हुई है इस नौइयत की। लेकिन जो आपका आर्मी एक्ट है वो इसकी इजाज़त देता है। ख़ुद खान साहब के ज़माने में 20 या 22 केसेस चले हैं उसी आर्मी एक्ट के, सिविलियन लोगों के चले हैं। उन सिविलियन में से कुछ सज़ाएँ मिली हैं, वो सज़ाएँ अभी तक काट रहे हैं अडयाला जेल के अंदर। एक को तो शायद उम्र कैद की या उससे भी आगे की कोई सज़ा हुई हुई है जिसकी अपीलें लगी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में। लिहाजा अगर खान साहब के दौर में मिलिट्री कोर्ट्स तो नहीं थी, लेकिन उस आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात चल सकते थे,
तो मेरा ख्याल नहीं है कि उनमें से किसी ने 200 मकामात पे जाके हमले किए थे जो इन लोगों ने किए हैं। लिहाजा हम कोई कानून नहीं बना रहे, जो मुरवजा कवानीन पहले से हैं, रूब अमल हैं, उन्हीं के तहत मुकदमा चलेगा उन पर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सिद्दीकी साहब बहुत सीनियर सियासतदान हैं, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं और उन्होंने कहा है कि खारिज इम्कान नहीं है कि उनका मिलिट्री कोर्ट जो कि मुजवज़ा कवानीन हैं उनके मुताबिक उनका भी मिलिट्री ट्रायल हो। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल से कुछ बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो किस समत जा रही है, कुछ सरमायाकारी आ रही है, कुछ IMF के भी खदशात हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे और कुछ हमारी मईशत की जो हालत है डॉक्टर साहब से वो पूछेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत सारी ख़बरें हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और उससे मईशत और सियासत चूँकि साथ साथ चलती है, मसलन PIA की निजकारी, इसके साथ साथ IMF के साथ जो तयशुदा मैक्रो इकनॉमिक और मालियाती फ्रेमवर्क था उसके बारे में आज मेहताब हैदर साहब ने खबर दी है कि वो नाकाम हो गए। मिनी बजट किसी भी वक्त आ सकता है और बहुत सारे और मामलात भी हैं। अच्छी खबरें हैं कि सऊदी अरब से पाकिस्तान की जो है वो शुरू हो गई है सरमायाकारी। क़तर में वज़ीर आज़म मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि वहाँ से भी सरमायाकारी के इम्कानात हैं। होने क्या जा रहा है पाकिस्तान की मईशत में और कुछ सियासत में, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, कोई आप तो वैसे तो PhD डॉक्टर हैं लेकिन आपका मईशत की नब्ज़ पे बड़ा हाथ है कि कैसी चल रही है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत और इसकी हम कह सकते हैं कि अच्छे हालात हैं, अच्छी खबरें आ सकती हैं, उम्मीद है? देखिए, उम्मीद तो कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, और ये कहना ज़रूरी है कि जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है। कुछ हुकूमत के जो स्पोक्समैन हैं वो गलत कहते हैं कि महंगाई में कमी आई है। महंगाई में कमी नहीं आई, लेकिन जिस रफ्तार से बढ़ रही थी उस रफ्तार में कमी आई है, जिसको हम कहते हैं अफरात ज़र कम हुआ है। जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा था जिसमें उन्होंने मज़ीद MOU साइन कर लिए, तो अस्मा बहन आप जानती हैं कि अगर जितने MOUs पाकिस्तान ने साइन करे हुए हैं पिछले 20-30 साल में, उसका अगर 10% भी पाकिस्तान आ जाता तो आज हम अमेरिका से भी शायद अमीर मुल्क होते। तो ये MOUs की तो कोई हैसियत नहीं है जब तक कि ये एक्चुअल ऑन द ग्राउंड ना हो। मगर आपने देख लिया कि PIA जब हम बेचने गए तो कोई भी बायर, 6 बायर में से 5 तो ऐसे ही चले गए और छठे ने भी जो बिड दिए वो रिजर्व प्राइस से 12% है सिर्फ। तो पाकिस्तान वो ये ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की मईशत के ऊपर भी हमारे इन्वेस्टर्स क्या सोच रहे हैं, हमारे हुक्मरानी के बारे में क्या सोच रहे हैं, रेड टेप के बारे में जो ब्यूरोक्रेटिक हिंड्रेंस होती है काम की उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। पाकिस्तान में ख़ित्ते में सबसे महंगी बिजली है, ख़ित्ते में सबसे महंगी गैस है, ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा टैक्स रेट्स हैं। तो यहाँ पे बैरूनी सरमायाकारी लाना मेरे ख्याल से मुश्किल ही होगा। ये PIA के बारे में तो आपने बहुत काम किया जब आप वज़ीर ख़जाना थे, जब भी, उससे पहले भी, उसके बाद भी। आपको लगता है कि ये वाकई जेन्युइनली कोई आई नहीं कंपनी, कोई ये हौसला अफजा रिस्पॉन्स नहीं आया, या फिर यही होना था जो हुआ है या हो रहा है? मेरे ख्याल से यही होना था जो हुआ है। मैं तो पहले कहता था कि अगर PIA की कोई बिड दे, स्टील मिल की कोई बिड दे तो उसको दूसरी कंपनी फ्री दे दें। तो PTI वाले बड़े शोर मचाते थे। आज से 6-7 साल पहले जब मुस्लिम लीग, 5 साल पहले जब मुस्लिम लीग, 6 साल पहले जब मुस्लिम लीग इसको प्राइवेटाइज करना चाहती थी तो PTI ने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया था और असद उमर साहब और इसाक डार साहब ने एक माहिदा किया था जिसके तहत PIA प्राइवेटाइज नहीं होगी और मेजॉरिटी स्टेक जो है वो गवर्नमेंट के पास ही रहेगा। आज हम मेजॉरिटी स्टेक का बेचने जा रहे हैं और उस दरमियान इन 5 सालों में 400 अरब रुपए का नुकसान हो गया है। तो इन दोनों शख्सियात से ये पूछना चाहिए कि इसका ज़िम्मेदार कौन है, ये 400 अरब रुपए का जो नुकसान हो गया है। और अगर आप PIA को इस साल भी प्राइवेटाइज नहीं करते और अगले साल फिर 100 अरब रुपए का नुकसान होगा तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? हुकूमत वक्त को भी इसका जवाब देना चाहिए कि जो 100 अरब रुपए साल के नुकसान हो रहे हैं और आप प्राइवेटाइज नहीं कर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? और इसके बाद पोटेंशियल क्या है? आपको लगता है कि अगर ये हो भी जाती है, ये नहीं हो गई है डील, इससे फ़ायदा होगा? क्योंकि आप तो प्राइवेटाइजेशन के हक़ में थे कि PIA जो है वो उसकी प्राइवेटाइजेशन हो, स्टील मिल की हो, तो इससे फ़ायदा होगा? मतलब पाकिस्तान को आमदनी होगी कुछ?
मैं तो चाहूँगा कि इसका फ़ायदा हो, इसका डील हो जाए। देखिए ये इसी तरह है जैसे कि IMF से हम एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट करने के बाद तो हमको मुश्किलात आ रही हैं, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एग्रीमेंट ना होता तो कितना लंबा नुकसान हो जाता। इसी तरह अगर आज PIA आप नहीं बेचते तो आपको अगले साल 100 अरब रुपए का हुकूमत पाकिस्तान को नुकसान होगा। अब ये 100 अरब रुपए का नुकसान जो है वो किसी प्राइवेट सेक्टर के खाते में चले जाएगा, तो आपको वो 100 अरब रुपए तो बच जाएंगे ना, जिससे आप पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं, कितने अस्पताल बना सकते हैं, कितने बच्चों को तालीम दे सकते हैं। तो जिस मुल्क के अंदर 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल में नहीं है, उसको एयरलाइन चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसको बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, ये भी बता दें कि जो इस वक्त सूरत हाल है, मसलन IMF की आपने भी बात की कि वो पाकिस्तान, तो अभी जो मेहताब हैदर साहब की रिपोर्ट है इसके मुताबिक तो पाकिस्तान ने जो तय किया है उसको अचीव करना बहुत मुश्किल है, और फिर साथ में ज़ाहिर है कि एक मिनी बजट की भी इत्तलात हैं जिसके बाद और महंगाई का तूफ़ान आएगा। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये सब स्ट्रेटेजिकली है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस पैमाने के ऊपर भी जांची जाती हैं, या बस ये IMF ने जो कहा है हम उसको नहीं कर पा रहे और हम नहीं कर पाएंगे? मेहताब हैदर साहब ने न्यूज़ में लिखा, खलीक कयानी साहब ने डॉन में लिखा और शहबाज राना साहब ने एक्सप्रेस में लिखा, और तकरीबन यही बात लिखी, तीनों यही बात लिखी। और ये तीन जो हैं हमारे जो डीन ऑफ इकोनॉमिक रिपोर्टर्स हैं, तीनों मास्टर हैं इस चीज़ के। अब अगर ये तीन लिख रहे हैं तो फिर पीछे से कोई न किसी ने थोड़ी सी इनको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दी होगी। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान जो है वो टारगेट मीट नहीं कर सका है। जो मुझे अफसोस की बात ज़्यादा लग रही है वो ये भी लग रही है कि जो चीज़ें हमने वादा की थी कि सूबे से करवाएंगे, वो चीज़ें भी नहीं कर रहे। ना एग्रीकल्चर टैक्स की बात कर रहे हैं, हमने एक नेशनल फाइनेंस पैक्ट की बात करी थी जिसके तहत कुछ अखराजात सूबों को ट्रांसफ़र कर देंगे, मसलन बिस्क की पेमेंट जो कि सूबों का काम है वो सूबे का ट्रांसफ़र हो जाएगी, दीगर चीज़ें होंगी, वो काम भी नहीं हुआ। हमने पेंशन रिफॉर्म की बात की थी, पेंशन रिफॉर्म भी नहीं हुआ। हमने वजारतें कम करने की बात की थी, वो भी नहीं हुआ। जितनी IMF की मुश्किलात थी उसके अंदर मजीद मुश्किलात डाल के सारी आवाम के ऊपर लाद दी गई हैं। एक मुश्किल हुकूमत के ऊपर नहीं आई है। हुकूमत ने अपना 22% जारी अखराजात बढ़ा दिए। भाई अगर इन्फ्लेशन 15% या उससे कम है तो तुम 22% क्यों बढ़ा रहे हो जारी अखराजात? हुकूमत ने 64% PSDP में इजाफा कर दिया। भाई क्यों कर रहे हो PSDP में इजाफा जब आप नौकरी पेशा लोगों के ऊपर 40% टैक्स लगाने के लिए मजबूर हैं? आप कहते हैं मजबूर है। जब आप बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर 50% टैक्स लगाते हैं तो आप किस मुंह से जो है वो 600-700 अरब रुपया आपने MNAs और MPAs को अक्रॉस पाकिस्तान इन डिफरेंट बजट्स दिया हुआ है कि वो जाके खर्च करें? आपने किस मुंह से 64% बढ़ा दिया PSDP को? सो हुकूमत ने जितनी भी IMF की मुश्किलात थी आसमा वो सारी हम पे लाद दी। इसके अलावा जो अपने शौक पूरे करे, अपने शाह खर्चियों के शौक पूरे करे, अपनी सियासी खर्चियों के शौक पूरे करे, वो भी हम पे लाद दी। एक पैसे का इस्लाहत नहीं करी, एक पैसे का रिफॉर्म नहीं करा, ना कहीं अखराजात कम करे। देखिए टैक्स बढ़ाना रिफॉर्म नहीं होता है, आपको अखराजात कम करने होते हैं। बिजली के बिल बढ़ाना रिफॉर्म नहीं होता, बिजली के खर्चे कम करना रिफॉर्म होता है। वो तो आपने नहीं करा। IMF के साथ डील को चाहती नहीं है क्योंकि इससे तो खतरे में पड़ जाएगी ना डील आपकी। वो तो अभी आपको रिव्यू कर रहे हैं, तो चाहती नहीं है गवर्नमेंट आपके ख्याल? हुकूमत देखिए, ये हुकूमत जो जिस तरह ये आई है हुकूमत, ये एकदम डर के काम करती है, खुल के काम नहीं कर रही है। ये हुकूमत को सिर्फ अपनी कुर्सी पे बरजुमान रहना है, तो पूरा महीना इन्होंने लगा लिया अमेंडमेंट करने में। रात के 5 बजे अमेंडमेंट करके छोड़े। मुझे बताइए कि एक महीने के अंदर किसी लेजिस्लेटर ने, मुस्लिम लीग के, पीपल्स पार्टी के या PTI के, किसी ने बात करी कि महंगाई का क्या मसला है? किसी ने बात करी कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल में नहीं हैं? ये तो सिर्फ शायद खाकान अब्बासी और मैं अवाम पाकिस्तान की तरफ से ही बात करते हैं। इन्होंने कभी बात करी कि निज़ाम नाक़िस हो चुका है, कितना बोझ डालेंगे? आप टैक्स लगा रहे हैं 40% और 50% नौकरी पेशा और बिजनेस इंडिविजुअल्स के ऊपर, और क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप? क्या आप खिदमत दे रहे हैं पाकिस्तानियों को? आप बच्चों को पढ़ा तो नहीं पा रहे, आप बच्चे स्टेंटेड हो रहे हैं, वेस्टेड हो रहे हैं, उनको आप कुछ दवाई तो नहीं दे पा रहे आप। मतलब ये हुकूमत जो है वो तो सिर्फ अपने आप के लिए मौजूद है। और आईनी तरमीम इसी के लिए हुई थी, और ज़ाहिर है कि कुछ और तरमीम की भी अब पेशन गोई है। मैं डॉक्टर साहब एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अवाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो कैसे अपने जो वो परवाज़ कैसे करेगी, इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब अब हमेशा बात होती है कि मईशत की जो मजबूती है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ आएगी, तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आपको नज़र आती है? खैर SCO हुई है और ये क्रेडिट आप दें गवर्नमेंट को या रियासत को कि बड़े कामयाब तरीके से हुई है, लेकिन वो जो सियासी इस्तेहकाम की जुस्तजू है, क्या उसकी तरफ भी आपको लगता है ये हुकूमत जा रही है, कुछ कर सकती है उसके लिए इक़दामात? देखिए, हुकूमत चाहे तो बिल्कुल कदम उठा सकती है उसकी लिए सियासी इस्तेहकाम के लिए, लेकिन ये जो अमेंडमेंट किया है जिसमें आप अपनी तरफ के जानिबदार जजेस लाना चाहते हैं, यानी कि, और ये बात मैं जानता हूँ कि एक तरफ इमरान खान साहब के जानिबदार जजेस थे, साकिब निसार वगैरह, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को बगैर किसी वजह के निकाला, ये जानता हूँ, लेकिन इसका हल ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी तरफ के जानिबदार जजेस रख दें। इसका हल होना चाहिए कि आप न्यूट्रल जजेस करें। और फिर अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का काम किया है, दीगर काम किए, और इतनी उजलत में किया है कि इसके अंदर ड्राफ्टिंग में भी गलती हो गई है इनकी, जो 5 बजे रात की चीज़ें हुई हैं। तो हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती कि कोई सियासी मसाइल को हल कर रही हो या सियासी पेचीदगी को हल कर रही हो। और एक वजह इसकी ये भी है ना कि ये हुकूमत ख़ुद जिस मैंडेट के बगैर आई है, तो इसको ये भी डर है कि जानिबदार, अगर गैर जानिबदार मुनसिफी जजेस आ गए तो वो एक एक करके इनके फॉर्म 47 के कैंडिडेट्स को उड़ा देगी। तो लिहाजा हुकूमत भी एक बाइंड में है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुल्क की खातिर, लेकिन नॉट के मुल्क की खातिर करते हैं कुछ, मुल्क की खातिर अगर ये आपस में बैठ जाएं अपने ईगो को छोड़ के हर हरीफ, तो शायद बेहतरी आ जाए। तो शायद अवाज साहब इस बारे में कहते रहे हमेशा कि डायलॉग होना चाहिए, बाकी लोग भी कहते हैं, लेकिन वो बड़े तवातुर के साथ बड़े अरसे से कहते हैं। आपको लगता है कि कोई डायलॉग का चांस बन सकता है, कोई मुकालमा किसी एक जगह बैठने का, और आपकी जमात उसमें कोई किरदार अदा कर सकती है अवाम पाकिस्तान? देखिए आसमा, हमारे हिंदुस्तान से बड़ा कश्मीर पे और दीगर मसाइल पे मुतनाज़ा रिलेशनशिप हैं, लेकिन कभी ना कभी हम उनके साथ भी बैठते हैं। और अब भी अगर कभी हमारी बेहतरी के दोस्ती की तरफ जाएंगे तो हम उनके साथ बैठ के बात करेंगे। ईरान से हम बात करते हैं, अफ़गानिस्तान से बात करते हैं, हमास और फ़लस्तीन के लीडरान जो हैं वो भी इसराइलियों से बैठ के कतर में बात करते हैं। तो ऐसी क्या कवाहत है कि जिसके तहत PTI की लीडरशिप और हुकूमत की लीडरशिप जो है वो आपस में बैठ के बात नहीं करती? और इस मुल्क में जिसमें कि फ़ौज भी बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है और जुडिशरी भी बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, उसके अंदर अगर इनके भी कुछ इनकी भी कुछ आरा शामिल कर दी जाएँ कि मुल्क किस तरह लेके आगे जाना है। एक बात हमको याद रखनी पड़ेगी आसमा, कि देखें 75 साल में मुल्क ने पाकिस्तान की गरीब आवाम को या मिडिल क्लास आवाम को कुछ नहीं दिया है। ये याद रखें कि 1990 में ये जनूबी एशिया का अमीर तरीन मुल्क आज उसका गरीब तरीन मुल्क हो गया है। तो ये मुल्क जो है वो अबतरी की तरफ, पस्तगी की तरफ जा रहा है और हमारे लोग मायूसी में फंसे हुए हैं। आज हमको कुछ ना कुछ बेहतरी देनी पड़ेगी इनको। अच्छा, बिल्कुल। लेकिन लास्ट क्वेश्चन है, आपकी जमात को बने हुए काफ़ी दिन हो गए, तो अभी तक कोई आपकी परवाज़ नहीं देखी, क्या वजह है कि अभी उड़ने से पहले ही कहीं पर तो नहीं कट गए? काफ़ी दिन से मुराद आपकी जो है वो 3 महीने है। 6 जुलाई को ये जमात बनी थी तो 3 महीने और कुछ दिन हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतना वक्त हो गया है। लेकिन और अल्लाह की मेहरबानी से मैं ये समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों में, मिडिल क्लास लोगों में, जी शऊर लोगों में हम काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं। हम समझते हैं कि इसको परकुलेट डाउन करेंगे। हमको किसी ने पर नहीं लगाए हैं, ना हमने किसी से पर की दरख्वास्त करी है, ना हमारे पास कोई, देखें हम ताबेदारी में वज़ीर आज़म साहब के सानी नहीं हैं, हम जानते हैं ये। ना हम लाडलापन में पिछले वज़ीर आज़म के सानी थे, तो हम ये भी जानते हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह अपने पाँव पे खड़े होंगे। कोई चौथी कुव्वत बनाने के लिए आपकी मदद नहीं करेगा। तीसरी कुव्वत तो चले PTI को कहते थे ना, चौथी कुव्वत। आप सोचें ना कि हम क्या इससे ज़्यादा ताबेदारी कर सकते हैं? वो अलग बात है कि नताइज सिफर हैं, लेकिन ताबेदारी के तो पूरे नंबर है ना। इसी तरह इमरान खान साहब से ज़्यादा कोई लाडला हो सकता है? वो अलग बात है कि अब वो उन्हीं लोगों को जिन्होंने इनको गोद में बिठा के वज़ारत उज़्मा दी थी उनको गाली गलोच करते हैं सारा दिन। लेकिन 10 साल की एक मतलब मदद तो हुई थी ना इनकी। हम एक नई चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि आवाम तक जा रहे हैं। हम सबके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, हर इदारे के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम आवाम के पास जा रहे हैं और आवाम के अंदर अपनी बात कर रहे हैं कि देखो ये मुल्क का निज़ाम जो है ये नाक़िस है। जब तक इस निज़ाम को सर्जिकली नहीं हटाएंगे, ये छोटे छोटे पैवन से अब काम नहीं चलेगा जब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, डॉक्टर मिफ्ता इसकी बात आपने सुनी, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।